Assalamu alaikum, my dear audience. Welcome to my channel, McKinney Literary Vibes. Student, the topic we're gonna discuss today is The Wasteland by T.S. Eliot. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको इसके कुछ फैक्ट्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए. व्हेन आई वाज स्टूडेंट लाइक यू एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दिस टॉपिक, यू नो, आई फेल्ट लॉस्ट. मुझे इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आया. मुझे ऐसा लगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज टी एस इलियट यूज्ड वेरियस कैरेक्टर्स, वेरियस मैथ एंड नॉन लीनियर टाइम फ्रेम उन्होंने इसमें यूज़ किया. और भी बहुत सारी उनकी जो टेक्निक्स थी उन्होंने इस पोइम में यूज़ की. तो इस पोइम को शुरू करने से पहले, इस पोइम को समझने से पहले आपको इसका बैकग्राउंड और जो टी एस इलियट ने टेक्निक्स यूज़ की हैं वो सब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. एज अ स्टूडेंट जिन चीज़ों में मुझे मुश्किल पेश आई और मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे क्लियर होंगी तभी मैं इस टॉपिक को क्लियर कर सकूँगी, उसी बेस पे मैंने ये नोट्स आपके लिए रेडी किए हैं. सो दैट फॉर अ न्यू रीडर इट बिकम वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स एंड क्रूशल टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट बाय इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टी एस इलियट ने किस माइंडसेट के साथ इस पोइम को लिखा. जब उन्होंने पोइम राइट की तो उनका माइंडसेट क्या था. तो ये आपको पता है कि पोइम टी एस इलियट ने कब लिखी? आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारे जो राइटर्स थे वो इससे इफ़ेक्ट हुए और वो उनका जो वर्ल्ड वॉर वन का जो इम्पैक्ट्स है बहुत सारे वो उनकी राइटिंग में हमें देखने को मिलते हैं. लाइक टी एस इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, एज़रा पॉन्ड और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग में हमें वर्ल्ड वॉर वन के बाद के जो असरात हैं लोगों पे इमोशनली और मेंटली और सोशली वो हमें देखने को मिलता है. सो let's continue. The poem was written in 1922, just after World War One. Europe was left in destruction, death, and emotional trauma. Society felt hopeless, broken, spiritually empty. People had lost faith in religion, tradition, and moral values. This is why the poem shows a wasteland, dry, lifeless world, both physically and spiritually. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ था, लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए थे लाइफ से, बहुत ज़्यादा पर्पसलेस हो गए थे. उनके लिए लाइफ जो थी बिल्कुल मीनिंगलेस हो गई थी. उनमें इमोशंस ख़त्म हो गए थे. उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दी. रिलीजन से, फेथ से उनका जो था ईमान जो वो उठ गया. तो वो स्पिरिचुअली क्या हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो गए, बिल्कुल होपलेस हो गए. जैसे कि हमें पता है कि वेस्टलैंड किसको वो कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, द ड्राई लाइफलेस वर्ल्ड, लाइक द ड्राई लाइफलेस वर्ल्ड ऑफ पीपल्स, द ड्राई लाइफलेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, both physically and spiritually. So, T.S. Eliot was going through mental stress and personal crisis. जब टी एस इलियट पोएम लिख रहे थे उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस था. उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं जा रही थी. बहुत ज़्यादा उन्हें पर्सनल क्राइसिस फेस करने पड़े थे. हिज मैरिज वॉज अनहैप्पी एंड ही सफर्ड फ्रॉम नर्वस ब्रेक डाउन. उनको एक फेलियर मैरिज का सामना कर रहे थे वो, और जिस वजह से उनको नर्वस ब्रेक डाउन का सामना हुआ. ही इवन टुक रेस्ट इन सैनिटोरियम व्हाइल राइटिंग पार्ट्स ऑफ द पोएम. उन्होंने सैनिटोरियम में जो था वो रेस्ट किया ये पोएम लिखते टाइम पर. His friend Ezra Pound helped edit the poem and made it shorter and sharper. आपको पता है जब टी एस इलियट ने पोएम लिखी तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट पोएम थी. तो उनके जो फ्रेंड थे एजरा पॉन्ड, उन्होंने इसको शॉर्ट और इजी किया, इसको एडिट किया इसके फाइनल वर्जन के लिए. सो द पोएम रिफ्लेक्ट्स बोथ पर्सनल सफरिंग एंड सोशल कोलैप्स. तो पोएम में क्या हमें देखने को मिलता है, टी एस इलियट की पर्सनल सफरिंग भी और जो सोशली एक कोलैप्स था वर्ल्ड में या उनके अराउंड में उसको. So the poem belonged to the modernist movement in literature. As we all know that T.S. Eliot was a modern poet. So the modern poet थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे राइटिंग में. Like they started using non-linear time frame.
and they quit about the story of hero and heroes, and they started writing the inner conflict of the common man. Like they introduced the stream of consciousness. I know all of you would be aware of this term, the stream of consciousness. तो क्या हुआ था फिर? A poem belonged to modernist movement in literature. Modernist writers like James Joyce and Virginia Woolf used fragmentation, broken structure, multiple voices, complex references like myth, history, religion. The wasteland is famous for being difficult, symbolic and layered. जैसे कि T.S. Eliot भी modern poet थे, तो all other modern poet उन्होंने भी क्या यूज़ किया? broken structure. ये पोइम समझना इसलिए भी मुश्किल है कि इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ब्रोकन है, इसमें वो लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से चीज़ें. तो हमें एक तरफ हमें एक पैराग्राफ में टॉपिक कुछ और नज़र आता है और सडनली टॉपिक बिल्कुल चेंज हो जाता है और हमें उसको पिछले वाले टॉपिक से लिंक करना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, उसको समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है. एंड द मल्टीपल वॉइसेस, और हमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे नरेटर्स इसमें T.S. Eliot ने यूज़ किए हैं. तो कॉम्प्लेक्स रेफरेंसेस लाइक मैथ्स, हिस्ट्री, रिलीजन, ये सब उन्होंने T.S. Eliot ने इसका यूज़ किया है अपने पोएम में. तो वेस्टलैंड इज़ फेमस फॉर बीइंग डिफ़िकल्ट, सिम्बॉलिक एंड लेयर्ड. ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, लेयर्ड और सिम्बॉलिक है. सो अगर तो आप इस पोएम को समझना चाहते हैं तो हमें T.S. Eliot ने किस किस टेक्निक को इसके लिए यूज़ किया और किस रेफरेंसेस को कौन से बैकग्राउंड से निकाल के उन्होंने यहाँ पे पुट किया, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको ये पोएम समझना नहायत ही ईजी हो जाएगा. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू लिटरेरी टेक्निक्स दैट यू यूज्ड. ओके, like traditional and visual talent. I know all of you would be aware of this term, traditional and individual talent. ट्रेडिशनल एंड विजुअल टैलेंट जो शॉर्टली क्या है, T.S. Eliot ने क्या बोला था कि जो राइटर्स हैं, जो पोइट्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी राइटिंग में? जस्ट प्रेजेंट को लिंक नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पास्ट के ट्रेडिशंस को या पास्ट के जितने भी काम हैं उन सबको यूज़ करके तो उनको जो है वो प्रेजेंट फॉर्म करना चाहिए. उन्हें प्रेजेंट जो लेगेसी है या प्रेजेंट जो ट्रेडिशन है उसको फॉर्म करना चाहिए. लाइक हम आगे पढ़ते हैं. T.S. Eliot uses his ideas from tradition and the individual talent by blending old literary tradition with modern experience. Like I already told you that he used the old literary traditions और उसको किससे कनेक्ट किया? मॉडर्न एक्सपीरियंस के साथ. और ऑल लिटरेरी ट्रेडिशन लाइक अगर किसी राइटर ने, जैसे कि हम अगर ले लें कि द शेक्सपियर ने जैसे हैमलेट के बारे में जो है लिखा, उनकी हैमलेट एक ट्रेजेडी वर्क था, तो कोई ना कोई रेफरेंसेस उसमें से यूज़ करके, हैमलेट में से यूज़ करके अपने प्रेजेंट राइटिंग को वो उस पास्ट राइटिंग से ब्लेंड करेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड द ब्लेंडिंग ऑफ ओल्ड लिटरेरी ट्रेडिशन. So he takes traditional meaning like spring in Geoffrey Chaucer, symbol of joy. Like आपको पता है Geoffrey Chaucer की का जो वर्क था Canterbury Tale, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? April is the sweetest month I guess. लाइक उन्होंने अप्रैल को एक बहुत ही खुशाइन, बहुत ही अच्छा मंथ करार दिया था, जो कि मूड पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है. तो उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल ऑपोजिट T.S. Eliot ने इस रेफरेंस को यूज़ किया अपना जो प्रेजेंट उनका जो एक्सपीरियंस था, पेनफुल एक्सपीरियंस था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए. एंड दे स्टार्टेड इज the poem The Wasteland by this sentence, April is the cruelest month. This shows that a poet must transform tradition, not copy it. और ये हमें उनका ये ट्रेडिशन को यूज़ करना हमें बताता है कि जो पोइट है उसको सिर्फ ट्रेडिशन को कॉपी नहीं करना चाहिए, एज इट इज़ नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वो जो ओल्ड ट्रेडिशंस है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यू ट्रेडिशंस में. So the first technique he used is tradition and individual talent. यहाँ पे
तो बहुत सारे आपको ओल्ड रेफरेंसेस नज़र आएंगे इनके टी एस एलियट के इस वर्क में, जिसको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी ख़ुद के एक्सपीरियंस के को लेकर एक न्यू एक्सपीरियंस में या न्यू राइटिंग में. सो द नेक्स्ट इज़ मिथिकल मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका ये टर्म है और टेक्निक है, एंड सम टाइम इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है दैट डिस्क्राइब द वेस्टलैंड एज मिथिकल मेथड, या कितने मिथिकल मेथड जो थे टी.एस. एलियट ने इस पोएम में यूज़ किए थे. So Eliot uses the mythical method by connecting modern life with ancient myths like the Fisher King legend. अब myths क्या होती हैं? We all know that myths are all traditional stories about hero and heroes, like god and goddesses, like old belief. जैसे कि हमारे पुराने लोग जो है वो बिलीव करते थे कि दुनिया जो है वो ऐसे नहीं वैसे बनी थी, और जो हीरोज़ थे हमसे पहले वो इतने बहादुर थे, उन्होंने ये काम किए या ये सब हुआ. दिस ऑल कॉल्ड आई लाइक myths. तो उसी मिथ में एक मिथ है फिशर किंग लेजेंड. ये जो है फर्स्ट सेक्शन में यूज़ हुई है उनके. तो जैसे आप फर्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे आपको इसके बारे में और समझ आएगी. इन दिस मिथ अ वॉन्टेड किंग कॉजेज द लैंड टू बिकम बैरन. अब इस मिथ में क्या होता है, एक वॉन्टेड किंग है, वो वजह बनता है जो अपनी जो उसकी किंगडम है उसको इनफर्टाइल करने में. जस्ट लाइक मॉडर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. जैसे कि मॉडर्न यूरोप कैसे इनफर्टाइल हुआ, किस वजह से हुआ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद, आफ्टर द इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. सो इस मिथ को फिशर किंग लेजेंड के मिथ को वो कनेक्ट करता है किससे, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ. This helps Eliot give structure and deeper meaning to the chaos of the modern world. तो इस मेथ को वो यूज़ करके वो बताता है कि मॉडर्न वर्ल्ड का chaos जो है सेम लाइक the chaos that was happened in Fisher King Legend's kingdom. So let's move on. The next technique in personality. Eliot avoids personal expression and instead use multiple voices and characters. अब जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी multiple voices को यूज़ किया है. This reflects his belief that poetry should not show the poet's direct emotions. और ये उन्हीं के बिलीफ को शो करता है कि पोइट्री जो है बिल्कुल इम्पर्सनल होनी चाहिए. ये पोइट्स के ख़ुद के इमोशंस नहीं होने चाहिए, बट शुड बी इम्पर्सनल एंड कंट्रोल्ड. और ये इम्पर्सनल होनी चाहिए और कंट्रोल्ड होनी चाहिए. इन दिस सेक्शन डिफरेंट वॉइसेस क्रिएट अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड. अब इस सेक्शन में बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें जो है ना एक बिखरी हुई दुनिया को जो है वो ज़ाहिर करती हैं इंस्टेड ऑफ अ सिंगल नैरेटिव वॉइस. अब हम नाउ वी सी द वेस्टलैंड वर्ल्ड by the perspective of different peoples, by the experience of different people. लाइक फर्स्ट सेक्शन में हमें 3 से 4 नरेटर्स जो है हमें वो देखने को मिलेंगे, और उनके फिर वो अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो बताएंगे. सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सॉरी Eliot uses objective correlative where emotions are shown through images instead of direct explanation. अब यहाँ पे उन्होंने अपनी ख़ुद की ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उनकी भी एक टेक्निक है, बहुत फेमस टेक्निक है, उन्होंने उसको यूज़ किया है कि इमोशंस को सिर्फ सुनाने की हद तक नहीं सुनाया हमें, बल्कि उन्होंने हमें इमोशंस को फ़ील करके बताया. कैसे फ़ील करके बताया? बाय यूजिंग डिफरेंट इमेजेस, ताकि हमें समझ आ सके कि जो राइटर है वो क्या फ़ील कर रहा है, उसके इमोशंस जो है वो किस हद तक जा रहे हैं. Through images instead of direct explanation. For example, dry land, dead trees, and unreal city represent emotional emptiness and spiritual decay. Like dry land किसको यूज़ करता है, क्या शो करता है हमें, क्या सिम्बलाइज करता है dry land? Dry land mean unhappy life or a miserable life or hopelessness, helplessness, aimlessness. लाइक सेम लाइक डेड ट्रीज भी जो इसी को सिम्बलाइज करते हैं. अनरियल सिटी रिप्रेजेंट इमोशनल एम्प्टीनेस. इसको वो बताते हैं कि कितने इमोशनली एम्प्टी थे जो उनके इर्द गिर्द के लोग थे. दिस टेक्निक हेल्प्स रीडर्स फील द सैडनेस विदाउट
विदाउट इट बीइंग डायरेक्टली स्टेटेड। और ये इस टेक्निक से जो है उन्होंने फील करना शुरू किया, हमने एज अ रीडर कि कितनी उदासी थी और कितनी सैडनेस थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन में के बाद लोगों के अंदर वो क्या फील कर रहे थे। सो यहाँ तक तो हमने इसकी टेक्निक्स पढ़ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हम इसका फर्स्ट सेक्शन रीड करेंगे और बाय कीपिंग इन माइंड दीज टेक्निक्स वी विल एलैबोरेट दिस फर्स्ट सेक्शन। तो आपको पता है आप जो है मैंने आपकी नोट्स इस तरीके से रेडी किए हैं कि अगर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है तब भी ये नोट्स हेल्पफुल है, कुछ समरी लिखनी है तब भी ये हेल्पफुल है, किसी आंसर का क्वेश्चन लिखना है, थीम्स लिखनी है तब भी ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो आई विल एलैबोरेट दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। इसमें मैं आपको बिल्कुल एलैबोरेट करूँगी सारे रेफरेंसेस जो उन्होंने यूज़ किए और उसका जो है इस थीम के साथ क्या कनेक्शन था, ये सब कुछ हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी कि इसका बैकग्राउंड क्या था इस पोएम का। बेसिकली द सिंगल सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, और जो होपलेसनेस थी लोगों की, जो स्पिरिचुअली एम्प्टीनेस थी लोगों की, ये पोएम उस पर बेस्ड है। इसकी मेन और सेंट्रल थीम ये है, जो कि फर्दर हम कुछ और भी थीम्स जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। सो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, आई विल एंड माय वीडियो हियर।